फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। ये आपकी जो इंट्रोडक्शन क्लास केवीएस टीएसटी पीएचडी इंग्लिश की क्लास है, ये जो आपकी तैयारी 2022-23 की करवा रही है केवीएस की। ये आपकी सेकंड क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है और ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का टॉपिक है। इसमें आप पहला क्लास जो हो चुका है जिसमें हमने आपको पोट्री बताई थी और व्हाट इज़ मीटर बताया था, राइम लाइन कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज़ एम्बिक पेंटामीटर, व्हाट इज़ स्ट्रोइक, ये सब बताया था। तो अभी तक आपने ये वो फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो देख लीजिए, देन क्लास सेकंड देख लीजिए। तो क्लास सेकंड में जो हम बताएंगे आपको व्हाट इज़ राइम पोट्री, ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स और बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले वीडियो में पोट्री का पूरा ये डेफिनेशन हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। ये यहाँ तक फर्स्ट वाले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हमारी बारी है ब्लैंक वर्स, राइम पोट्री एंड फ्री वर्स, एपिक्स, बहुत कुछ है, नैरेटिव पोट्री, ओड, सोनेट, पेस्टोरल पोट्री, इन सब का डेफिनेशन क्लियरली हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, एंड तक देखें। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो हम राइम्ड पोट्री की बात करते हैं। सबसे पहले राइम्ड पोट्री की बात करते हैं, फिर ब्लैंक वर्स की बात करते हैं, क्योंकि पहले अगर ब्लैंक वर्स की बात करें तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक पोट्री की, राइम्ड पोट्री की बात करनी है। थोड़ी सी इधर उधर लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम सबसे पहले राइम्ड पोट्री की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए कि राइम्ड पोट्री होती क्या है। देखिए, जब पेंटामीटर में आयम ऐड करके पोट्री क्रिएट किया जाता है तो उसे राइम्ड पोट्री कहते हैं। ओके, और एक कॉन्सिक्वेंट लाइन में राइम भी होती है। जो कॉन्सिक्वेंट लाइन में राइम भी हो उसे ही हम राइम्ड पोट्री कहते हैं। और राइम्ड पोट्री को हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। तो एग्जाम में जो आपका आता है कि आप एक लाइन दिया रहेगा, राइमिंग लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड, ऐसे करके आपका रहेगा। ऑप्शन में बहुत कुछ रहेगा। ऑप्शन में आपको सर्च करना है हीरोइक कपलेट। मतलब अगर राइमिंग लाइन हो एम्बिक पेंटामीटर में हो तो क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट हो जाएगा। हीरोइक कपलेट इसे कहा जाता है या फिर राइम्ड पोट्री कहा जाता है। ओके, आप लाइन आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एक लाइन में 10 सिलेबल होता है और 10 सिलेबल मीन्स 5 फीट, क्योंकि इसमें कपलेट होता है। तो 10 सिलेबल का अगर कपलेट बनाया जाए तो 5 फीट ये होगा। इसमें कपलेट मैटर करता है। इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है राइम्ड पोट्री में वो क्या होता है, एम्बिक कैसे फॉलो करता है, उसमें अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस लेवल, एम्बिक ये फॉलो करता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि एम्बिक क्या फॉलो करता है। और ट्रोइक इसका जस्ट अपोजिट फॉलो करता है, स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अ अनस्ट्रेस लेवल। लेकिन एम्बिक जो फॉलो करता है अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस लेवल। ओके, जब अगर इस फॉर्मेट में आपको राइम्ड पोट्री मिले जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो ये है कि वो हीरोइक कपलेट हो। हीरोइक कपलेट कह लीजिए उसे आप, या फिर राइम पोट्री कह लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हीरोइक कपलेट ये वर्ड कहाँ से आया। तो हमारे जो एंशिएंट ग्रीक पोएट थे, एंशिएंट जो एंशिएंट ग्रीक पोएट थे, सॉरी इस पे लिखा नहीं जा रहा, चलिए हटा देते हैं इसको। जो एंशिएंट ग्रीक पोएट थे, जब वो अपनी पोएम लिखते थे तो उसमें ज़्यादातर वो गॉड, किंग, क्वीन, वैरियर, किसी बड़े योद्धा की स्टोरी को मेंशन करते थे। वो इसे हीरोइक कपलेट में लिखे कहते थे। हीरोइक कपलेट मतलब बहुत बड़े योद्धा की बात हो रही है, उसमें किसी हीरोइक घटना की बात हो रही है, वो ऐसे अपनी चीज़ों को लिखते थे। यहीं से हीरोइक शब्द की उत्पत्ति हुई और हीरोइक शब्द ही आगे चल के हीरोइक कपलेट बन गया, जिसे अब अभी हीरोइक कपलेट कहा जाता है या फिर हीरोइक पोट्री कहा जाता है। इस हिसाब से आपको जो इसका डेफिनेशन, राइम्ड पोट्री का डेफिनेशन मिलेगा वो ये मिलेगा, राइमिंग लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट। ओके, तो इसका क्या है, एक बार डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। राइम्ड पोएम्स राइम बाय डेफिनेशन ऑल्थो देयर स्कीम वेरियस, इसकी स्कीम वेरियस हो सकती है। इफ़ लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर राइम दे आर नोन एज हीरोइक कपलेट। अगर लाइन एम्बिक पेंटामीटर में हो और राइम भी हो, और क्या है ये राइम भी हो, तो क्या कह जाती है, हीरोइक कपलेट्स कही जाती। अब इसी के उदाहरण को मान लीजिए, सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए ब्लैंक वर्स की बात करते हैं। हम तीनों को, राइम्ड पोट्री को, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, तीनों को एक साथ समझेंगे तभी समझ पाएंगे। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम राइम्ड पोट्री तो समझ लिए क्या होता है कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखा और वो राइम भी, जो दो कॉन्सिक्वेंट लाइन हो उसमें राइम भी फॉलो करता है तो वो हीरोइक कपलेट हो गया। अब ब्लैंक वर्स क्या करता है, वो एम्बिक पेंटामीटर में तो लिखा हो लेकिन वो कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं करता है। हाँ,
इसमें देखिए, ब्लैंक वर्स इज़ अ पोएट्री रिटन विथ एम्बिक पेंटामीटर। ये एम्बिक पेंटामीटर की जैसे ही लिखा होता है, वही फॉर्मेट फॉलो करता है, बट इसमें नॉट राइम, इसमें राइम नहीं होती। इट वॉज पॉपुलराइज इन अर्ली मॉडर्न ड्रामा। ये कब पॉपुलराइज हुआ? अर्ली मॉडर्न ड्रामा पॉपुलराइज हुआ। इट इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। आप देख रहे होंगे शेक्सपियर के जितने भी प्ले है, शेक्सपियर मोस्टली अपने प्ले ब्लैंक वर्स में ही लिखते थे। ओके, चलिए हम एक आपको बता देते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो गया? अ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। इसका ब्लैंक वर्स का डेफिनेशन हो गया अ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। इतना ही हो गया। अगर इसी में अ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर इन राइमिंग लाइन्स अगर हो गया तो वो आपका हीरोइक कपलेट हो गया। लेकिन अगर बस इतना हो गया अ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर तो ये ब्लैंक वर्स हो गया। लेकिन राइमिंग लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर तो ये हीरोइक कपलेट हो गया। आई होप इन दोनों में आप डिफरेंस करना सीख गए होंगे। आई होप इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं फ्री वर्स की। आपने हीरोइक में देख लिया क्या होता है। हीरोइक में राइमिंग लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर होता है, उसे हीरोइक कपलेट कहते हैं। अब ब्लैंक वर्स में क्या होता है? अ लाइन ऑफ एम्बिक पेंटामीटर। इसमें राइमिंग लाइन नहीं होती ब्लैंक वर्स में। अब फ्री वर्स की बात करें, ये सब कुछ से फ्री होता है, मतलब इसमें कोई भी फॉर्मेट यूज़ नहीं किया, इसमें किसी भी लाइन में कोई भी मीटर यूज़ किया जा सकता है। ओके, इसमें राइटर कुछ भी कर रहा है, अपने मन का कुछ कर रहा है, किसी लाइन में वो पेंटामीटर यूज़ कर रहा है, किसी में हेक्सामीटर, कोई भी लाइन है वो यूज़ कर रहा है, मतलब एक भी लाइन राइमिंग लाइन वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्टली 20th सेंचुरी के बाद के वर्क आपको फ्री वर्स में मिलेंगे, क्योंकि राइटर का मानना था कि पोइट्री को नॉर्मल पीपल के लाइफ से जोड़ना चाहिए। नॉर्मल पीपल भी पोइट्री को में इंटरेस्ट ले सके, उसे आराम से पढ़ सके। इसीलिए जो 20th सेंचुरी के बाद के राइटर थे वो अपने वर्क को फ्री वर्स में लिखते थे, डेली स्पोकन लैंग्वेज में। यहाँ पास आप, मेरा कहने का मतलब ये है। एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। Free verse poetry is poetry that lacks a consistent rhyme scheme, metrical pattern and musical form। इसमें फ्री वर्स जो रहता है ना तो इसमें राइम स्कीम रहती है, ना मेट्रिकल पैटर्न रहता है, या ना और म्यूजिकल फॉर्म। तो इसमें केवल ये है कि राइटर अपने मन का जो मन आ रहा है वो उस मीटर में अपना पोएट्री लिखे जा रहा है। एक पहली लाइन में कोई और मीटर यूज़ कर रहा है, सेकंड लाइन में कोई और मीटर यूज़ कर रहा है। इसका मतलब ये है। ओके, आई होप आपको तीनों क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ। राइम पोएट्री क्या होती है? जिसमें राइमिंग लाइन को फॉलो करते हुए एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया। और ब्लैंक वर्स क्या होता है? ब्लैंक वर्स इसमें एम्बिक पेंटामीटर में तो लिखा हो लेकिन कोई भी राइमिंग लाइन फॉलो नहीं करता हो। देन फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स इसमें राइटर कुछ भी अपने मन का लिख रहा है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं होती, इसमें कोई भी मेट्रिकल पैटर्न फॉलो नहीं होता। राइटर को जो मन करता है वो मीटर अपने हिसाब से यूज़ करता रहता है। ओके, अब देन है इस एपिक्स की बारी कि चलिए हम एपिक्स को पढ़ते हैं कि एपिक्स क्या होता है। देखिए, एन एपिक पोएम इज़ अ लेंदी नैरेटिव ऑफ पोइट्री बेस्ड ऑन अ ग्रैंड थीम, कैरेक्टर एंड आइडल्स। जो एपिक्स क्या होता है? बेस्ड ऑन सीरियस थीम, ग्रैंड थीम। इसमें राजा महाराजा भगवान की स्टोरी होती है। इसमें किसी लल्लू पंजू की आप स्टोरी नहीं बता सकते। एपिक्स ये कई बुक्स के होते हैं। मान लीजिए 14 बुक्स, 15 बुक्स, ऐसे 12 बुक्स, ये ऐसे लिखे जाते हैं। 20-20 हज़ार लाइनों में एपिक्स लिखी जाती हैं। जैसे होमर की इलियाड देख लीजिए, इलियाड एंड ओडिसी देख लीजिए। लैटिन लिटरेचर में वर्जिल की एनीड है इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है? एपिक। पैराडाइज लॉस्ट को ले लीजिए, जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब एपिक्स के फॉर्म में आते हैं। जी, एपिक पोएम क्या होता है? लेंदी होता है, मतलब काफ़ी लेंदी होता है। बताया ना आपको 14 12 बुक ये कंसिस्ट करता है। और एक नैरेटिव फॉर्म होता है। अब आप सोच रहे हैं कि नैरेटिव फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये नैरेटिव फॉर्म एक्सप्लेन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ नैरेटिव फॉर्म इन पोएट्री। देखिए, नैरेटिव क्या होता है? या तो पोएट अपने, देखिए पोएट पोएट्री लिखते समय दो ही बातों का ध्यान रखता है, दो ही फॉर्म में वो लिख सकता है। या तो पोएट अपने बारे में कुछ लिख रहा होगा, या पोएट दूसरे के बारे में कुछ लिख रहा होगा, या फिर किसी, मतलब कि दूसरे बारे में मेरे का कहने का मतलब है यहाँ पे पेड़ पक्षी, या फिर किसी आदमी, किसी व्यक्ति, या किसी भी चीज़ में वो लिख रहा होगा। दो ही फॉर्म को पोएट फॉलो करता है। या फिर वो अपने बारे में लिख रहा होगा, किसी और चीज़ के बारे में लिख रहा होगा। जब वो राइटर अपने बारे में लिख रहा हो तो उसे लिरिक पोएट्री कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जब राइटर अपनी बारे में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए पोएट्री को क्रिएट करता है तब उसे लिरिकल पोएट्री कहते हैं। एंड जब राइटर किसी दूसरे की
के बारे में कोई स्टोरी नरेट कर रहा है तो उसे नैरेटिव पोएट्री कहते हैं। तो इस प्रकार से एपिक्स जो कि होता है एक नैरेटिव फॉर्म होता है पोएट्री का, बेस्ड ऑन ग्रैंड थीम। ये बहुत ही बड़ी ग्रैंड थीम पे बेस्ड होता है। आप समझ लीजिए जैसे बाहुबली लाइक मूवी का सीन आप क्रिएट कर लीजिए। बाहुबली का कितना ग्रैंड थीम होता है, उसके स्टेज, उसके सिंगर्स, उसकी ड्रेसिंग, उसकी लैंग्वेज, सब कुछ कितना ग्रैंड होता है। इस हिसाब से आप मेंशन कर लीजिए, टैच कर लीजिए कि कैसे ये पिक्स होता है। These long poems these longs were typically detail extraordinary deeds and adventures of characters। मन इसमें इसमें आपको बहुत ही सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर्स देखने को मिलेगा। कैरेक्टर्स दो जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं जैसा कि नॉर्मल पीपल तो कभी कर ही नहीं सकते। जैसे आप मान लीजिए हमारे हमारे इंडिया के जो ग्रेट दो एपिक्स हैं, महाभारत एंड रामायण। अब रामायण में क्या कर रहे हैं कि रथ उड़ रहा है, एक व्यक्ति उड़ रहा है आसमान में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये एपिक है, इसको जब लिखा गया है तो ऐसे ही ग्रैंड थीम के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो उसमें सब कुछ बताया गया है कि वो नॉर्मल पीपल तो राम भगवान थे नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन में गिने जाते हैं राम भगवान। या फिर रावण को ही मेंशन कर लीजिए, रावण अपने श्रीलंका का भगवान ही माना जाता था। राम भगवान हम लोग के भगवान माना, लेकिन अगर श्रीलंका का माना जाए तो वो भगवान रावण ही माना जाता। तो उसके पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थे। तो वो एपिक स्टाइल में रामायण महाभारत को मेन ले लीजिए। महाभारत में भी देखिए कितना सब कुछ उड़ उड़ के, रथों पे उड़ उड़ के वो लोग क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ये सब एपिक्स के फॉर्म है। उसमें ग्रैंड स्टाइल दिखाया गया है, ग्रैंड थीम दिखाया गया है, ग्रैंड कैरेक्टर्स, उसके जो कैरेक्टर रहते हैं आप देखिए कितने ग्रैंड रहते हैं। उनकी लैंग्वेज जब वो लोग बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, एकदम स्पिरिचुअल बिल्कुल सीधे लैंग्वेज में बोलते हैं। ये सब क्या है, एक एपिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। ओके, एपिक्स हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स। इनका एपिक्स लिखने का एक स्टैंडर्ड्स होता है, डेट मस्ट ऐड टू ग्रैंडियर ऑफ इट्स थीम एंड स्टाइल। जो इसका थीम और स्टाइल होता है बिल्कुल ग्रैंडियर, मतलब बिल्कुल अपर लेवल का होता है। आप इसको नॉर्मल जैसे कि आप ऐसे नहीं आप 2 4 20 लाइन का कुछ लिख दी इसको एपिक्स बोलते हैं। नहीं, एपिक्स बिल्कुल मतलब 20,000 30,000 ऐसे लाइंस को कंटेंट करता है। बुक्स कन्वर्ट होते हैं, मान लीजिए 14 बुक 12 बुक ऐसे में एपिक्स लिखा जाता है। आई होप आप एपिक्स आज आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है ओड। तो ओड को हम क्लियर कर लेते हैं कि ओड क्या होता है। देखिए यहाँ पास एपिक्स बोले और नैरेटिव पोएट्री, तो अभी आपको हम डेफिनेशन दे ही दी कि नैरेटिव पोएट्री क्या होता है। तो एन अ नैरेटिव पोएम टेल्स अ स्टोरी, इट्स नरेट्स टेल्स एज इफ a स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड इन वर्ड्स। एग्जाम्पल सैमुअल टेलर कोलरिज। कोलरिज का जो आप राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है उसमें क्या करता है, जो एंशिएंट मैरिनर वो एक स्टोरी ही तो सबको बताता रहता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, उस पक्षी को मार दिया था, तो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई। बहुत अच्छी स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। आप में है भी, आई थिंक 9th और 10th में है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। तो आगे तो हम पढ़ेंगे ही द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये क्या है, एक नैरेटिव पोएट्री है। नैरेटिव क्या पोएट्री, अभी मैंने आपको बताया कि लिरिकल पोएट्री क्या होता है, नैरेटिव पोएट्री क्या होता है। नैरेटिव पोएट्री वही होता है जिसमें राइटर किसी स्टोरी को नरेट कर रहा है, किसी स्टोरी को बता रहा है अपनी पोएट्री के थ्रू, उसे नैरेटिव पोएट्री कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है ओड की बारी। चलिए ओड हम क्लियर कर लेते हैं कि ओड क्या होता है। ओड in ode is a tribute, just a second, in ode is a tribute to its subject, although the subject need to not to be dead or even responsive as in John Keats ode on a Grecian end। ओड का मतलब क्या, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओड क्या होता है, ये एंशिएंट ग्रीक कल्चर में डेवलप हुआ। सबसे पहले ओड कहाँ पास हुआ, एंशिएंट ग्रीक कल्चर में डेवलप हुआ ओड। अगर हमें किसी पर्सन को या थिंग को, किसी पर्सन को या फिर थिंग, जरूरी नहीं कि पर्सन वो जिंदा हो या फिर कोई थिंग हो, लाइव है डेड है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसको अगर हमें ट्रिब्यूट पे करना है, एक रेस्पेक्ट पे करना होता है, तो उसे उसके रेस्पेक्ट में अगर कुछ हम गा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसी को हम ओड कहते हैं। इन ओड यू कैन ट्रिब्यूट रेस्पेक्ट टू अ पर्सन आर थिंग, इट कैन बी लिविंग कैन बी डेड। ये लिविंग भी हो सकता है एंड डेड भी हो सकता है। आइदर यू पेइंग अ रेस्पेक्ट, इट्स डजेंट मैटर इज लाइव और डेड। ये डजेंट मैटर ये लाइव है कि डेड है, इसे ओड कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ओड के क्या 3 लाइन भी होते हैं, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड इपोड। सबसे पहले हम स्ट्रोफी को समझ लेते हैं। स्ट्रोफी क्या होता है, स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी एक दूसरे के मिरर होते हैं। स्ट्रोफी क्या होता है और एंटी स्ट्रोफी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं।
जो बात स्ट्रोपी में कही जाती है उसके बिल्कुल उल्टे एंटी स्ट्रोपी में कही जाती है। मतलब राइटर बोल रहा है कि अभी यहाँ पास तो ये हो रहा है, तो इसमें बोले इसका बिल्कुल अपोजिट एंटी स्ट्रोपी में बोला जाएगा। एंड इपोड क्या होता है? इपोड फाइनल पोएम का कंक्लूड होता है। मतलब राइटर स्ट्रोपी में कुछ और बात कह रहा है, इसका अपोजिट जस्ट एंटी स्ट्रोपी में कहता है, और रिपोर्ट आते आते रिपोर्ट में वो पैरा को कंक्लूड कर देता है। ओके। इन एंसेंट ग्रीक टाइम में जब 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 ये ओड स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था, तो उस टाइम एक चलन था कि क्या करते थे, जितने भी वहाँ पास एक्टर रहते थे, तो जब वो स्ट्रोपी बोलते थे स्टेज पर, तब वो स्टेज के लेफ्ट में खड़े होते थे। एंड जब वो एंटी स्ट्रोपी गाते थे या बोलते थे, तो स्टेज के बिल्कुल राइट कॉर्नर पे खड़े हो जाते थे। और जब एंड में इपोड आता था, इपोड गाते समय सारे के वो जो एक्टर्स रहते थे वो स्टेज के सेंटर में खड़े हो जाते थे। इस तरीके से वो लोग ओड गाया करते थे। किस टाइम? इन एंसेंट ग्रीक टाइम। ओके। हमारे हमारे सिलेबस में भी जॉन किट्स के ओड्स हैं जो 1890 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। जॉन किट्स अपने ओड्स लिखे थे, ये 1890 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। आपके सिलेबस में भी जॉन किट्स का ओड है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। जॉन किट्स ने पूरे 6 पॉपुलर ओड लिखे थे जो कि 1890 में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो ये बनता है कि ओड का जो 3 पार्ट है उसमें से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपको तीनों ये पता करना चाहिए कि स्ट्रोपी, एंटी स्ट्रोपी एंड इपोड, ये तीनों तो पार्ट हैं ओड की। लेकिन इसी में एक और डाल देगा, जैसे लिरिक डाल देगा, बैलेड डाल देगा, कुछ भी डाल देगा। आपको ये पार्ट करेगा कि इसमें से तीनों में से कौन सा नहीं है। आपको इन तीनों में से जो अलग दिखे वही आपको टिक करना है कि ये तीनों में से ये तीनों तो हैं पर वो आंसर नहीं है। देन हम बात करते हैं सोनेट की। व्हाट इज सोनेट? इसकी शुरुआत इटली में 1820 में एज अ फॉर्म ऑफ पोएम हुई। सोनेट की शुरुआत कहाँ पर हुई? इटली में। ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई है, तो इटली में हुई है। सोनेट एक प्रकार की लिरिक है जिसमें राइटर अपने पर्सनल फीलिंग को बताता है एक पोएम के माध्यम से। ओके। अभी मैंने बताया कि लिरिकल पोएम क्या होता है। तो लिरिकल पोएम क्या होता है? जिसमें राइटर अपनी पर्सनल फीलिंग को पोएम के माध्यम से बताता है। अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन लिरिकल पोएम। ये जो सोनेट होती है 14 लाइन में लिखी जाती है। नेक्स्ट, अब सोनेट में बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको जाननी है, तो इसमें तो मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि 14 लाइंस में ही राइटर अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए इसे लिरिकल पोएम भी कहते हैं। सोनेट को क्या कहते हैं? लिरिकल पोएम भी कहते हैं। जनरली थीम, इसका जो जनरली थीम होता है वो लव का भी हो सकता है, मैरिज का भी हो सकता है, एंगेजमेंट, डेथ, ऐसे थीम पर सोनेट कंपोज किया जाता है। मतलब ऐसे थीम पे सोनेट लिखा जाता है। इसके इन्वेंटर जो हैं इटली में, इसके इन्वेंटर जो इटली में तो सोनेट का इन्वेंट हुआ, और इसके इन्वेंटर जो हैं जियाकोमो द लेंटेनी हैं। इनका नाम तो आपके उसमें एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए। पर इसको सबसे पहले पॉपुलर लिखने वाले जो थे इटालियन राइटर पेट्राचन थे, पेट्राचन, इसलिए इसे पेट्राचन सोनेट भी, इटालियन राइटर जो पेट्राक हैं वो इसको पॉपुलर किए थे, इसलिए इटालियन सोनेट को पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं। ये देखिए, ये पेट्राकन सोनेट भी कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम ये है। ओके। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इटली में पॉपुलर हुआ, इटली में मतलब सोनेट का जो इन्वेंशन हुआ वो कहाँ हुआ? इटली में। धीरे धीरे ये पूरे होल यूरोप में पॉपुलर हो गया और घूमते फिरते कहाँ आ गया? इंग्लैंड में। जब ये इटली में पॉपुलर हुआ था, वहाँ पास ये इटालियन सोनेट या फिर पेट्रासन सोनेट के नाम से पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसको पेट्रास ने पॉपुलर किया था। तो इसकी राइमिंग स्कीम जो थी, इसको राइमिंग स्कीम जो थी वो ऑक्टेव एंड सेस्टेव फॉलो करता था। ऑक्टेव कितने का होता है? 8 लाइन का होता है प्लस 6 सेक्सेट। ये फॉर्मूला फॉलो करता था पेट्रासन सोनेट। ओके। ऑक्टेव 8 लाइन का, सेस्टेव 6 लाइन का। इन दोनों के बीच का जो वो रहता था, क्या चेंज ऑफ टोन रहता था, उसे हम ओल्टा कहते हैं। ओल्टा, या फिर आप सिजोरा कह लीजिए, या फिर सीजोरा। ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिजोरा कह लीजिए। देखिए, ऑक्टेव का जो पैटर्न रहता था, वो ऑक्टेव का जो पैटर्न रहता था वो रहता था ए बी बी ए ए बी बी ए। ये तो ऑक्टेव का पैटर्न रहता था। और सेस्टेस का जो रहता था, सेस्टेस, इसका पैटर्न रहता था, इसका पैटर्न 3 टाइप का रहता था। पहला रहता था सी डी सी, सी डी ई, देन
ऊपर से मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड, पहला तो वो था, अब ये सेकंड वाला, इसका पेट्रार्कन का जो सस्टेस का पैटर्न रहता है, सेकंड C D और थर्ड रहता था C D ओके। जब ये इटालियन सोनेट पूरे यूरोप में फैल गया और फैलते फैलते क्या हुआ, इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड पे ये आते अपना फॉर्म थोड़ा सा चेंज कर लेता है। इसको सोनेट इंग्लैंड में पॉपुलर करने का जो श्रेय है वो तो काफ़ी लोग यूज़ करते थे, लेकिन इंग्लैंड में जो लाने का श्रेय वो थॉमस वॉट का, लेकिन पॉपुलर करने का श्रेय शेक्सपियर का है। इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज करके इंग्लिश सोनेट का रूप दिया, इसलिए इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 14 लाइन तो रहता है, 14 लाइन का तो सोनेट रहता है, ये तो कंपलसरी है कि जो सोनेट लिखा जाएगा वो 14 लाइन का ही लिखा जाएगा। लेकिन इसमें शेक्सपियर ने क्या किया, इसमें शेक्सपियर ने ऑक्टेव सेस्टिव फॉर्मूला ना फॉलो करते हुए इन्होंने 3 क्वाड्रेंट्स प्लस 1 कंक्लूडिंग कपलेट किया। क्या किया, 3 क्वाड्रेंट्स फॉलोड बाय 1 कपलेट ओके। इन्होंने ये कर दिया। तो 3 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 12 लाइन। मतलब अगर 3 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन की होती है। तो इस हिसाब से 4 को अगर हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 12 लाइन हो गया। और 1 कपलेट कितनी लाइन की होती है, 2 लाइन की होती है। इस प्रकार 14 + 2 हो गया, 12 + 2 बराबर इक्वल टू 12 लाइन की क्या हो गई, आपकी क्वाड्रेंट हो गई। और प्लस जो कपलेट हुआ वो हो गया 2 लाइन का। तो इस हिसाब से हो गई आपकी 40 लाइन। पूरे सोनेट के जो फॉर्मेट होता है वो 40 लाइन का हो जाता है। आई होप आपको शेक्सपियरियन सोनेट भी पता चल गया होगा। अब बात करते हैं, एक तीसरा फॉर्म भी सोनेट का एग्जिस्ट करता है, वो है स्पेंसरियन। देखिए सबसे पहले तो ये क्या आया, पेट्राचन आया, फिर उसके बाद आया इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को ही हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं, जिसका अभी मैंने आपको राइम स्कीम बताया। इसका राइम स्कीम क्या है, एक बार जान लीजिए। इसका राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट का A B C D E F और इसका जो कंक्लूडिंग कपलेट है वो है G। ये शेक्सपियर सोनेट का है, या फिर इंग्लिश सोनेट का कह लीजिए। ये है, देखिए इसका कंक्लूडिंग कपलेट ये है ओके, ये है। और पेट्राचन का जो फॉर्मेट है ये है। अब बात करते हैं स्पेंसर। अभी शेक्सपियर ने इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो कर दिया था, फिर जब स्पेंसर इस सोनेट को लिखते हैं तो इन्होंने क्या सोचा है कि इसको और म्यूजिकल बनाते हैं, इसको और ज़्यादा टोन देते हैं। तो इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस और कर दिया, और इन्होंने शेक्सपियर पैटर्न ना अपनाते हुए अपने ही एक नया पैटर्न बना दिया। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये वाला फॉर्मेट अपनाया, A B B C C D E E। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कि आप लिख लीजिए देखिए A B। इन्होंने क्या किया, जैसे कि शेक्सपियर का रहता था तो क्या रहता था, इनका रहता था A B। तो जब ये नेक्स्ट उठाते थे उठाएं तो ये क्या उठाएं, शेक्सपियर C D। लेकिन स्पेंसर ये ना करके इन्होंने ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसी को उठा लिया। ये फिर से शुरू किए B C ओके। और जब नेक्स्ट उठाते हैं, ये यहाँ लाइन में साफ कर लेते हैं, फिर से आपको बता देती हूँ। शेक्सपियर का जो स्पेंसर का जो रहता है A B। अब जब ये दोबारा उठाते हैं तो B C देन तिबारा उठाते हैं तो C से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ ये हुआ, B को ही फिर यहाँ B से स्टार्ट किए, ये फिर C का है तो C से स्टार्ट करेंगे, C D और लास्ट में E। ये इनका कंक्लूडिंग है E स्पेंसर का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोनेट क्या होता है। सोनेट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पेट्राचन, इंग्लिश सोनेट को ही एक शेक्सपियर सोनेट कहते हैं, एंड स्पेंसरियन। तीनों का फॉर्मेट आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए आपको ये तो बिल्कुल ही रटा होना चाहिए। ये आपको रटा होना चाहिए, चाहे आप जहाँ लिख लीजिए, पर रटा होना चाहिए। अब बात करते हैं पेस्टोरल एलिजी की। व्हाट इज़ पेस्टोरल एलिजी।
तो पेस्टोरल एलिजी आप मान लीजिए कि एक पेस्टोरल एरिया से जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो घास के खुले खुले मैदान होते हैं जहाँ पर लोग अपनी भेड़ बकरी चराने आते हैं, जिसको पेस्टल लैंड भी कहा जाता है, जहाँ पास एक शेफर्ड होता है, मीन्स शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा, एक चरवाहा होता है। ऐसे ही आप ऐसे ही व्यू को आप क्रिएट कर लीजिए पेस्टोरल पोट्री से। अ पेस्टोरल पोयम इज़ वन दैट कंसर्न द नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ एंड लैंडस्केप। मतलब ऐसे जहाँ पास नेचुरल वर्ल्ड की बात कही हो, रूरल लाइफ की बात कही गई हो, मतलब गांव देहात की एंड भेड़ बकरियों की बात कही हो, लैंडस्केप जो प्योर नेचुरल हो, वहाँ ऐसे ही पोट्री इस फॉर्मेट में अगर पोट्री तैयार की जाती है तो उसको पेस्टोरल पोट्री कहा जाता है। इस प्रकार यही इमेजरी भी पेस्टोरल पोट्री में देखने को मिलेगी। किस प्रकार की इमेजरी? खुले खुले मैदान हो जहाँ लोग अपनी भेड़ बकरी चराते हो, जहाँ पास एक शेफर्ड फिगर हो। आपको पेस्टोरल पोट्री में भी एक शेफर्ड फिगर देखने को मिलेगा। इस प्रकार जिस पोएम में नेचर को के खूबसूरती को बताया जाता है, नेचर को ग्लोरीफाई किया जाता है कि नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है, रूरल लाइफ को बताया जाता है, एक शेफर्ड फिगर को मेंशन किया जाता है, ऐसे पोएट्री को पेस्टोरल पोएट्री कहते हैं। पेस्टोरल पोएम में हमेशा नेचर को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है कि नेचर से ऊपर अब कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे मोस्टली जब रोमांटिक पीरियड के जितने भी राइटर हैं, मोस्टली वर्ड्सवर्थ, ये सब क्या है, ये सब नेचर पोएट है। ये सब मोस्टली अपनी पोएट्री जो है पेस्टोरल पोएट्री के फॉर्म में ही लिखते थे, क्योंकि वो तो नेचर के पोएट ही थे, तो वो अपनी सारी पोएट्री नेचर को डेडिकेट ही करते थे। तो ये ग्रीस पोएट सबसे पहले पेस्टोरल पोएट्री कहाँ से आई? तो ये जो एक ग्रीक पोएट थे, ग्रीक पोएट थियोक्रेटिस ने इस फॉर्म की शुरुआत की थी। कौन शुरुआत किया था? थियोक्रेटिस। ये देखिए, सबसे पहले पेस्टोरल पोएट्री की जो शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी? एंशिएंट ग्रीक में हुई थी। कौन किया था? थियोक्रेटिस ने किया था। एंड एंशिएंट रोम में इसके बाद एंशिएंट रोम में वर्जिल की जो बुकोलिस आई थी, ये कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम है। बुकोलिस क्या है? कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम है। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा पेस्टोरल पोएम को बहुत ही ज़्यादा फेमस बना दिया था। फिर उसके बाद एलिजाबेथन पोएट्स इसको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयड करते हैं दिस जेनरा को। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद मतलब कि इसको ग्रेटली पेस्टोरल पोएट्री काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पीरियड में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जब पॉपुलर किए थे तो वो कौन किए थे? बुकोलिस किए थे, वर्जिल के बुकोलिस किए थे। बुकोलिस क्या है? कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम है। ओके, इसमें एक शेफर्ड फिगर मेंशन होता है। इसमें ये आपका जस्ट अ सेकेंड, पूरा इसी में कुछ पोछ हो जा रहा है, मैं क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये किसका है? एडमंड स्पेंसर का है, द शेफर्ड्स कैलेंडर बाय एडमंड स्पेंसर। इन्होंने एडमंड ने जो ये वाला क्रिएशन किया था, इसमें तो पेस्टोरल पोएट्री का बहुत ही अच्छा छाप इन्होंने छोड़ा है। काफ़ी अच्छे से पोएट्री को पेस्टोरल फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्टोरल पोएट्री जो है बिल्कुल नेचुरल वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है, ये नेचर की ब्यूटी को ग्लोरीफाई करता है, इसको बिल्कुल ब्लीसफुल लाइफ को ये डेडिकेट करता है, बिल्कुल रूरल लाइफ को ये बताता है। ऐसी जहाँ पास सेटिंग हो, जो सेटिंग हो, जहाँ पास बिल्कुल ही मतलब खुले खुले मैदान हो, ऐसे हो जिसमें नेचर को ग्लोरीफाई किया गया, उसे हम पेस्टोरल पोएट्री कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि जिस पोएट्री में नेचर को बिल्कुल ग्लोरीफाई किया गया हो, उसकी खूबसूरती को दर्शाया गया हो, उसको ही पेस्टोरल पोएट्री कहते हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं एलिजीज पे। Elegies are essential poem written on the occasion of person's death. These are the poem of written to a lament that a loss of a person, चाहे वो इंसान हो, आपका सगा हो, या फिर कोई अननोन भी हो सकता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए मतलब एलिजी क्या है। एलिजी An elegy is a poem that is written upon someone's death that usually reflect upon the death or loss. एलिजी किस पे लिखी जाती है? किसी के डेथ पे लिखी जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो आपका सगा संबंधी ही हो, वो कोई दूर का भी हो सकता है या फिर कोई अननोन भी हो सकता है। और इस तरीके के ये ट्रेडिशनली इट कंटेंस थीम्स ऑफ मोर्निंग, लॉस एंड रिफ्लेक्शन। ये किसी को शोक सभा के थी एलिजीज क्यों लिखी जाती है? किसी को अपनी दुख व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है, किसी को लॉस मतलब कोई उनका लॉस
करीबी लॉस हो गया है या फिर दूर का उस किसी की मृत्यु पे राइटर क्या कर रहा है, शोक प्रस्तुत कर रहा है, उसी को हम एलेजी कर रहे हैं। अगर इस शोक प्रस्तुत करते हुए कोई फॉर्म वो लिख रहा है तो उसे एलेजी कहते हैं। हाउएवर इट कैन आल्सो एक्सप्लोर थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। ये इसकी थीम क्या होती है, रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन। इसका आप कीवर्ड समझ लीजिए कि जिसमें लिखा जाएगा आल्सो थीम ऑफ रिडेम्पशन एंड कंसोलेशन, व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एलेजीज। तो इसका दिस इज कॉल्ड एलेजीज। और इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें जो कि आपका एलेजी बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस पोएम को मोस्टली लिखने का पर्पस केवल शोक मनाना नहीं होता, बल्कि इस पोएम के माध्यम से राइटर लाइफ और डेथ के क्वेश्चन को साझा करता है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ। देयर इज अ डीप कंटेम्पटेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एलिजिस। एलिजिस में क्या होती है, लाइफ की जो डीप लाइफ और डेथ की जो मतलब बिल्कुल अंदर रूटीन, वो क्या कहते हैं कि कंटेम्पटेशन होता है, उसको राइटर बताता है। लाइफ एंड डेथ क्या है, एलिजिस इन्हीं मेडिटेटिव क्वेश्चन को एड्रेस करती हुई लिखी जाती है। इसमें एंड तक राइटर ने ऑलरेडी फिलोसफिकल मेडिटेशन कर ली रहती है। मतलब क्वेश्चन एलिजिस में क्या रहता है, शुरू शुरू में वो कहता है कि मेरा ये करीबी था कि मुझसे खो गया, मुझसे अलग हो गया, ऐसे ऐसे उसकी डेथ हो गई, ये वो बहुत दुखी है। लेकिन एंड आते आते जो राइटर क्या रहता है, वो फिलोसफिकल मेडिटेशन कर चुका रहता है, और लास्ट आते वो क्या कहता है कि अब वो एक राइटर क्या हुआ, स्पिरिचुअल बातें करने लगता है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे बातें करने लगता है कि चलो इस दुनिया में तो बहुत सारे दुख तकलीफ़ें थे, अच्छा हुआ उस दुनिया में वो स्वर्ग में चला गया, उसे वहाँ पास कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। एलिजिस में राइटर दोनों दोनों करता है। सबसे पहले तो वो उसकी डेथ पे बहुत रोना गाना करता है, लेकिन एंड तक आते आते क्या करता है, जब एलिजी एंड होने लगती है तो एंड के लाइनों में राइटर क्या करता है कि वो कहता है कि हाँ अच्छा है कि वो इस दुख भरी दुनिया से आराम से एक अच्छी दुनिया में पहुँच चुका है। देन अब बात करते हैं पेस्टोरल एलिजी की। अब पेस्टोरल एलिजी सिंपली आप समझ सकते हैं कि अभी अब मैंने आपको पेस्टोरल पोएट्री बताया और यहाँ पास एलिजी बता दिया। अब इन दोनों को मिक्स कर लीजिए। अभी इन दोनों को मिक्स करके पेस्टोरल एलिजी बन गए। चलिए इसका आपको हम डेफिनेशन देते हैं। नॉर्मल एलिजीज में आप उस इंसान के को एज इट एज दिखाते हो, बट पेस्टोरल एलिजी में क्या होता है, पेस्टोरल एलिजी में आप उस इंसान को एज इट इज नहीं दिखा सकते, उसे एक आप सेफर्ड फिगर दे देते हैं। मतलब नॉर्मल एलिजी के रहता है तो उसमें क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति को जिसके बारे में आप शोक मना रहे हैं उसको आप एज इट इज़ वही व्यक्ति को आप बता देंगे कि हाँ इस व्यक्ति के बारे में हम शोक मना रहे हैं। लेकिन जब पेस्टोरल एलिजी की बात आती है तो उसमें क्या होता है, उस इंसान को एक सेफर्ड फिगर दे दिया जाता है। सेफर्ड फिगर कोई भी हो सकता है, कोई निम्स हो सकता है, फेरीज हो सकती है, एंजल्स हो सकते हैं, सेफर्ड फिगर्स कुछ भी हो सकता है। ओके जैसे कोई गॉब्लिन को मान लीजिए, कोई फेरी को हो जाता है, इन सब का कैरेक्टर उठा के ये जो कि मैथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, ये कोई क्लासिकल मैथोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, इनको उठा के एक सेफर्ड फिगर के रूप में जिस राइटर जिस व्यक्ति का शोक मना रहा है उसको ये फिगर दे दिया जाता है और इसी फिगर को लेके पूरी पोएट्री को क्रिएट किया जाता है। इसमें म्यूज़ का इनोकेशन होता है, इनोकेशन म्यूज़ का होता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या होता है, इनोकेशन क्या होता है। इनोकेशन मीन्स जागृत करना। म्यूज़ ये क्लासिकल देवता हैं, ग्रीक के क्लासिकल। इसमें इनोकेशन ऑफ म्यूज होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ होता है, पोएट्स एक्सेप्टेशन ऑफ डेथ। पोएट्स क्या करता है, डेथ को एक्सेप्ट करके बताता है कि मेरे मतलब कि ये डेथ होना ही था। अब डेथ की एक्सेप्टेशन मान लेता है। और होप फॉर इमॉर्टलिटी की वो होप रहता है। पेस्टोरल एलिज्म इट आल्सो। अब आप सोच रहे होंगे कि इनोकेशन क्या होता है। इनोकेशन क्या होता है, जैसे हम अपने यहाँ पास इंडिया में देख लेते हैं कि जब हम कोई भी अपना काम कोई भी बुक लिखने जाते हैं, कोई राइटर तो सरस्वती माँ का वंदना करते हैं। उसी प्रकार से जब कोई राइटर, इंग्लिश राइटर जब कोई पोट्री कुछ अच्छा लिखने जाता है तो वो क्या करता है, म्यूज़ को इनोकेट करता है एक कि मेरी पोट्री को अच्छा बनाइएगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जो भी है आपका वरदान ही है, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मैं पोट्री क्रिएट कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा हो सके। देन मुझे लग रहा है कि ये पोट्री काफ़ी बड़ी हो गई है। अब
चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपके बहुत कुछ है डिस्कस करने को। अभी तो बचा हुआ है आपका लिरिकल पोएट्री, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, देन लिमरिक, और भी बहुत कुछ बचा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी जो है आपकी, देखिए इसमें तो मैंने बहुत ही छोटा सा ब्लैंक वर्ड्स एंड सबको बहुत कम कम में लिखा है, काफ़ी कम लाइन में मैंने मेंशन किया। लेकिन जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया तो वो काफ़ी इसलिए डिटेल में पढ़ाया कि आज के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़ी। आज के बाद आपका ये जो टॉपिक हो क्लियर हो जाए, चाहे वो पेस्टोरल एलिजी, जैसे पेस्टोरल एलिजी किसे कहते हैं, मैंने आपको क्लियर बताया कि पेस्टोरल एलिजी क्या कहते हैं, एलिजी किसे कहते हैं, पेस्टोरल पोएट्री किसे कहते हैं, और एलिजी और पेस्टोरल एलिजी में डिफरेंस क्या होता है, एंड देन सोनेट, ओड, नैरेटिव पोएट्री, ये सब क्या होते हैं। मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा लिखा, लेकिन आपको बिल्कुल डिटेल में इसीलिए बताया कि आज के बाद ये पूरा टॉपिक आपका कवर है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। राइम पोएट्री, फ्री वर्स, एपिक, सॉरी ब्लैंक वर्स, राइम पोएट्री एंड फ्री वर्स, इन तीनों में स्टूडेंट इतने ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम बता नहीं सकते, और इन तीनों से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक आपका क्लियर करना जरूरी था। इसलिए मैंने आराम से धीरे धीरे इतने सारे डेफिनेशन दे के आपको ये टॉपिक समझाया है कि आपका आज के बाद ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। और चलिए हम आपको बता दें कि इस चैनल पर कौन से टाइम पर कौन कौन से वीडियो अपलोड होते हैं, जिससे कि आप वो वीडियोज़ देख सकें। देखिए दोस्तों, ये जो है चैनल शेड्यूल है कि आपको मॉर्निंग 8 AM पे, जो आपको मॉर्निंग 8 AM रहेगा उसमें आपको KVS TGT की क्लास मिलेगी, इंग्लिश की, ओनली इंग्लिश KVS TGT की क्लास मिलेगी। इवनिंग 5 PM पे आपको KVS कॉमन सब्जेक्ट जो है PRT TGT PGT तीनों का जो कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे ऑल सब्जेक्ट, मतलब पूरे सब्जेक्ट जो कॉमन है आपके TGT PGT PRT में, वो आपको इवनिंग 5 PM में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तो अभी हिंदी की क्लासेस अपलोड हो रही हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इवनिंग 6 PM में आपको यहाँ पास यूपी TGT PGT की प्रैक्टिस की जाएगी, यूपी TGT PGT की प्रैक्टिस कराई जाएगी इंग्लिश की। आई होप अभी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा इंग्लिश का, तो आप केवल प्रैक्टिस यूपी TGT PGT की करें, क्योंकि KVS की वैकेंसी आ गई, अच्छी बात है, लेकिन हमें यूपी TGT PGT का अभी तक एग्जाम हुआ नहीं, तो उसका प्रैक्टिस छोड़ना नहीं, उसका प्रैक्टिस जारी रखना है। इसलिए आपको एक क्लास इवनिंग 6 PM पे जो मिलेगी यूपी TGT PGT प्रैक्टिस की मिलेगी। फिर इवनिंग 8 PM जो आपको मिलेगी KVS PGT की क्लास। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर PRT या फिर TGT या PGT की, तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम डेली इस चैनल पे अपलोड मिले होंगे। इस सबका प्लेलिस्ट क्रिएट होगा, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।